हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर का पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कल हमने शुरू किया था मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। कल हमने ऐतिहासिक विधि के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरी विधि, आधुनिक अर्थात वैज्ञानिक विधि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट ट्रेंड्स या साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं ये। इसके अंतर्गत कई सारी विधियाँ आती हैं, जैसे कि निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियाँ, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिक इतिहास विधि, प्रक्षेपण विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकीय विधि, उपचारात्मक विधि। ये सारी विधियाँ आधुनिक अर्थात वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती हैं। इनका हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और एक ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आधुनिक विधियाँ हैं या वैज्ञानिक विधियाँ हैं, इनका जब अध्ययन किया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। पहला, बालक का अध्ययन वही व्यक्ति अच्छी प्रकार से कर सकता है जो कि आत्मनिरीक्षण की शक्ति रखता हो। दूसरा, जो व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों की सूक्ष्म क्रियाओं और गतिविधियों का ध्यान रख सकता है, वही व्यक्ति बालक का अध्ययन भली भांति कर सकता है। तीसरा, बालक के अध्ययन में सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है उसके साथ मित्रता करना, मेलजोल बढ़ाना और घनिष्ठता स्थापित करना। तो जो व्यक्ति बालकों के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो सकता हो, वही व्यक्ति इस तरह की स्टडीज़ को अच्छी तरीके से कर सकता है। आज हम अध्ययन करेंगे पहली विधि यानी कि निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निरीक्षण विधि क्या है, किस तरह से उपयोग में ये ली जाती है, किन के लिए उपयोग में ली जाती है। बालक को समझने के लिए उसके सामान्य व्यवहार का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालक जिस प्रकार का भी व्यवहार करता है वह उसकी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है। तो बालक को समझने के लिए हम निरीक्षण कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह समझ पाएँ। और दूसरा, छोटे बच्चों के लिए और शिशुओं की समस्याओं के लिए निरीक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे निरीक्षण विधि का अर्थ और तत्व, यानी कि निरीक्षण विधि क्या है। निरीक्षण यानी कि जैसा कि हम सोच सकते हैं कि निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना यानी अपनी आँखों से देखना या अपने आँखों पे यकीन करना। तो इसमें हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। यंग 1954 के अनुसार उन्होंने बताया निरीक्षण क्या है। नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को निरीक्षण कहा जाता है। और उन्होंने बताया कि इसके द्वारा सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इस निरीक्षण विधि के द्वारा किया जा सकता है। अब हम दूसरी परिभाषा लेते हैं। गुडे और हार्ट के अनुसार 1964 में इन्होंने बताया कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। गुडे और हार्ट के इस कथन से हम यह जान सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि निरीक्षण विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। साइंस में, आर्ट्स में, मनोवैज्ञानिक समस्याओं में सब जगह निरीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये जो परिभाषाएं हमने दोनों देखी हैं, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि जो है इस अध्ययन में काफ़ी सावधानी से स्टडीज़ की जाती है
नेत्रों का पूरी तरह उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि कोई जानकारी किसी से हमने प्राप्त की या अपने कानों से सुनी, अपने नेत्रों से या आँखों देखी जो जानकारी है उसको हम प्राप्त करते हैं। अतः जो ये अध्ययन है वो उसमें प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और रिसर्च के अंतर्गत या कोई भी स्टडीज़ के अंदर प्राइमरी डेटा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े या डेटा हम एकत्र कर सकते हैं और सामूहिक व्यवहार से संबंधित कई समस्याओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। अधिगम से संबंधित व्यवहार हम इससे स्टडीज़ कर सकते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में, नेतृत्व के बारे में और बालकों के सामाजिक विकास और सामूहिक व्यवहार आदि का हम इसके द्वारा अच्छी तरह से स्टडीज़ या अध्ययन कर सकते हैं। इसे बाल विकास के लिए स्वतंत्र विधि के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई स्टडीज़ में हम इसे सहायक विधि के तौर पर भी यूज़ में ले सकते हैं। कई तरह की स्टडीज़ या अध्ययन में हम केवल इस एक विधि को भी उपयोग में ले सकते हैं और एक से ज़्यादा के साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये हुआ निरीक्षण विधि के बारे में। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों कि निरीक्षण क्या है। अब किस तरह से ये निरीक्षण किया जाता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। निरीक्षण विधि के पद क्या हैं या निरीक्षण विधि जब की जाती है तो इसके स्टेप्स क्या हैं, तो हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है वो है उपयुक्त योजना बनाना। कोई भी कार्य या अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें सबसे पहले योजना बनाना या प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। योजना बनाने में क्या क्या बातें आती हैं? निरीक्षणकर्ता जो कि निरीक्षण करेगा उसे पहले ही यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वो किन लोगों का निरीक्षण करेगा, किस समय पर करेगा, किस प्रकार से व्यवहार का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के लिए क्षेत्र, समय, उपकरण आदि के संबंध में उसे पहले ही योजना बना लेनी चाहिए। योजना बनाने से बच्चों जो भी अध्ययन का हमारा उद्देश्य है वह सुनियोजित हो जाता है या सिस्टमेटिक हो जाता है और इस प्रकार की योजना शुद्ध आंकड़ों से संकलन में सहायक होती है। मान लीजिए कहीं भी अध्ययन करने जाना है तो 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले कहीं किसी संस्था में जाना है तो वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनसे बात करके उनको सूचित करना, उनको परमिशन उनसे लेना, ये सब बातें इसी में इंक्लूड होती हैं और उनको अपना जो भी उद्देश्य है उससे अवगत कराना, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। कभी भी हम अचानक सोच लें कि हमें ये करना है और तुरंत उठ के हम चल दें इस अध्ययन के लिए, ये संभव नहीं होता है। ठीक है, तो योजना एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, इसका पहला स्टेप है। अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरी स्टेप है वो है व्यवहार का निरीक्षण। अध्ययन हमें करना है ये निश्चित हो गया, क्या करना है अध्ययन, हमारी क्या समस्या है, क्या व्यवहार है, किस तरीके से करना है और उसमें क्या उपकरणों का हमें प्रयोग करना है। ये योजना बना लेने के बाद में हमें निश्चित कर लेना चाहिए और हमारी आँखों की सहायता से भी हमें निरीक्षण करना है और साथ में सहयोगी उपकरण क्या हो सकते हैं ये हमें साथ में काम में लेना है। तो ये योजना के बाद हमें सोच लेना चाहिए। तो साथ में हमें आँखों से तो निरीक्षण करना ही है, साथ में कई बार कैमरे का यूज़ ले सकते हैं, कुछ और उपकरणों की सहायता अपनी योजना के अनुसार हम ले सकते हैं ताकि हमें अच्छे परिणाम, अच्छे आंकड़े और सही हमारी स्टडी हो। और नेक्स्ट जो तीसरी स्टेप आती है वो है व्यवहार को नोट करना। निरीक्षणकर्ता व्यवहार उसको देखता भी है, अपनी आँखों से देख रहा है और जो भी व्यवहार है, जो भी चीज़ें उसको नोट करनी हैं वो अपने नोटबुक में नोट करता जाता है और नोटबुक के अलावा वो कई उपकरण की भी सहायता लेता है।
जैसे कि मूवी कैमरा के उपयोग से वह बच्चे के किसी व्यवहार को निरीक्षण के लिए सरलता से नोट कर सकता है, कोई घटना को उसमें यूज़ में ले सकता है मूवी कैमरा को, कोई टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल संवादों को, जो भी बच्चों में बातचीत हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए नोट किया जा सकता है। और अध्ययनकर्ता उन सभी पक्षों को अधिक सावधानी से और ध्यान से नोट करता है जो कि उसके अध्ययन से संबंधित है। अब चौथी स्टेप आती है विश्लेषण करना। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। समस्या से संबंधित व्यवहार को निरीक्षण करता नोट कर लेता है और अध्ययन करता प्राप्त निरीक्षणों से यदि संभव है तो उनको अंकों में बदलता है और प्राप्त अंकों को वो सारणीबद्ध करता है, टेबल्स बनाता है। फिर विभिन्न सांख्यिकी विषयों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। यदि निरीक्षण जो व्यवहार है वो अंकों में परिवर्तित करना संभव नहीं है तो किसी और तरीके से उसको विश्लेषित किया जाता है। कभी देखा होगा कि परसेंटेज वाइज भी कुछ आंकड़ों को शो किया जाता है किसी कई अध्ययन के अंदर। तो या तो सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, उससे आंकड़ों को परिवर्तित करते हैं, या परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब पांचवी जो स्टेप है वो है व्याख्या या सामान्यीकरण करना। जो भी निरीक्षित व्यवहार है उसका विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण कर लिया जाता है। उसके पश्चात यदि संभव हो तो व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। जो भी स्टडीज़ के अंदर सैंपल लिए गए हैं, प्रतिदर्श सैंपल को प्रतिदर्श कहते हैं, यानी कि जिन लोगों को हमने स्टडी किया है, जिन लोगों को हमने स्टडी के तौर पर लिया है उसे प्रतिदर्श या सैंपल कहा जाता है। तो स्टडीज़ में प्रतिदर्श की सहायता ली जाती है और मनुष्यों का प्रतिदर्श लेकर अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके परिणामों को सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। सामान्यीकरण क्या है कि सामान्यीकरण में यह देखा जाता है कि प्रतिदर्श से प्राप्त परिणाम कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं, इसे सामान्यीकरण करना कहते हैं। तो पांचों स्टेप जो है वो निरीक्षण के अंदर उपयोग में ली जाती है, पांचों स्टेप। तब हमारा जो निरीक्षण मेथड है वो अच्छी तरह सफलतापूर्वक हम इसके द्वारा स्टडी कर पाते हैं। अब है निरीक्षण विधि के प्रकार। निरीक्षण विधि कई तरह की होती है। पहली है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। ये 1954 में यूज़ में ली जाती थी और 1954 में यंग ने कहा कि अनियंत्रित निरीक्षण जो है इसके अंदर जो भी प्रयोग या निरीक्षित घटना है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है और उसकी सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो जो भी इसमें परिस्थितियां हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई बाहरी दबाव नहीं है, इसलिए यह अनियंत्रित कहा जाता है। तो इस अनियंत्रित निरीक्षण में कई दोष पाए जाते हैं। स्टडीज़ या अध्ययन उतना ऑथेंटिक नहीं होता। अब हम दूसरी विधि के बारे में चर्चा करते हैं, व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, व्यवस्थित है यानी कि सिस्टमेटिक है, नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, हमारे नियंत्रण में रहता है। इसमें जो हमारे उद्देश्य हैं उन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यह विधि क्रमबद्ध और वस्तुगत निरीक्षण है और जो भी घटना है तो घटना पर भी और निरीक्षण करता दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग जर्मनी में किया गया था।
नवजात शिशुओं की ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में यानी कि उनके सेंसरी रिस्पॉन्सेस पर स्टडी की गई थी। फिर घेसेल ने चलचित्र कैमरा यानी कि मूविंग पिक्चर कैमरा 1925 में यूज़ में लिया था। उसने बच्चों की स्टडी के लिए एक मूविंग पिक्चर कैमरा का यूज़ लिया था ताकि उसको यूज़ करके उसका बच्चों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर सके। तो इस तरह के जो निरीक्षण किया जाता है उसमें जहाँ पे बच्चे हैं या वो एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे निरीक्षण करता नहीं जाता है, बच्चे उनको देख नहीं पाते और इस तरह से वो इस जगह पर बैठकर या देखते हैं उनको या स्टडी करते हैं कि वो बच्चों को देख सके लेकिन बच्चे उनको नहीं देख सके। तो इससे उनकी जो स्टडीज़ है, अध्ययन है, वो अच्छी तरह से हो पाता है क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते। अब नेक्स्ट जो है वो तीसरा जो है वो है सहभागी निरीक्षण विधि। सहभागी निरीक्षण विधि जैसा कि नाम से ही आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में बस जाता है, घुल मिल जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो जाता है और फिर उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इस विधि द्वारा छोटे समूहों का अध्ययन किया जा सकता है। और दूसरा, इसके अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन करना भी सरल रहता है क्योंकि निरीक्षण करता है वो उन्हीं के ग्रुप में शामिल होकर उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का अध्ययन वो अच्छे तरह से कर सकता है। तो ये 3 प्रकार हुए निरीक्षण विधि के। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक निरीक्षण के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो वैज्ञानिक निरीक्षण जो है उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वो है वस्तुनिष्ठता, दूसरा निश्चयात्मकता, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा प्रामाणिकता और पांचवा विश्वसनीयता। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या गुण हैं जो कि एक वैज्ञानिक निरीक्षण में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे निरीक्षण विधि के दोष। निरीक्षण विधि हालांकि बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक है, अच्छे इससे आंकड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या दोष हो सकते हैं इसको हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला है निरीक्षण करते करते जो भी ग्रुप है या जो बच्चे हैं उनसे बहुत अच्छे सौहार्दपूर्वक संबंध स्थापित कर लेता है तो निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति प्रभावित हो सकती है और वो उनकी जो नेगेटिव या त्रुटियां हैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने में उसको कठिनाई होगी। तो ये बात इसमें हो सकती है। तो थोड़ा निरीक्षण में कभी पक्षपातपूर्ण रवैया भी आ सकता है। और नेक्स्ट है परिणाम पर निरीक्षणकर्ता के विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट, अगर अलग अलग निरीक्षण करता है, अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं तो वो स्टडी साइंटिफिक नहीं रहेगी। और मनोविज्ञान के अंतर्गत कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके घटित होने का स्थान और समय निश्चित नहीं होता, वो कभी भी अचानक ही घटनाएं घटित हो जाती है। तो अगर कभी ऐसा हो गया और निरीक्षणकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं है तो अध्ययन प्रभावित होगा। इसके अलावा मनोविज्ञान में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी प्रकृति अमूर्त होती है यानी कि हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि कल्पना या भावना बच्चे के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें, तो ये समस्या हमें दिखती नहीं है। तो ये हमारे कुछ गुण और दोष और सभी तरह के प्रकार हमने डिस्कस किए, हमने
चर्चा की, लेकिन फिर भी निरीक्षण विधि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है इस तरह की स्टडीज़ में, क्योंकि ये काफ़ी सरल है और कम खर्चीली है और काफ़ी उपयोग में आती है, और इससे हम अच्छा परिणाम, विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमने अच्छी तरह से निरीक्षण किया कंट्रोल्ड स्थिति में, तो ये वैज्ञानिक होती है। धन्यवाद।